सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और यह प्रार्थना भी है कि आप सब अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करें। आज फिर मैं आपके सामने हिंदी कक्षा 10वीं का हिंदी का व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है रस लेकर उपस्थित हूँ। रस में हमने पिछले कई दिनों से हम रस पढ़ रहे हैं। रसों के अंग हमने पढ़े और अब हम एक एक क्रमशः रसों को पढ़ रहे हैं। 11 रस हैं। 11 में सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वह श्रृंगार रस था। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। दूसरा हमने पढ़ा हास्य रस जिसका स्थायी भाव हास। तीसरा करुण रस का स्थायी भाव शोक। और आज हम चौथा पढ़ने जा रहे हैं रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्रोध है। इसे रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस जो है एक गुस्से का प्रतीक है, क्रोध का प्रतीक है। तो जहाँ क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, क्रोध का भाव एक सीधी सी डेफिनेशन इसकी बनती है कि जब क्रोध का भाव उत्पन्न होकर के विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ मिलता है तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। क्रोध के भाव के साथ अनुभाव, संचारी भाव और विभाव की जब मिलन हो जाता है, संयोग होता है, तो वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, जब विरोधी दल या विपक्षी या शत्रु दुश्मन द्वारा अपने किसी प्रियजन का या गुरु का या धर्म का या फिर देश के प्रति कोई अपमानजनक या अशोभनीय, यानी जो शोभा के योग्य नहीं है, जो अच्छी नहीं है, या अनिष्ट कारक, अनिष्ट माने बुरा करने वाली चेष्टाओं से यानी कोशिशों से जब कोई शत्रु या विरोधी या विपक्षी दल के द्वारा कोई अशोभनीय या अपमानजनक कोई कोशिश की जाती है तो उससे क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। और क्रोध के भाव उत्पन्न होकर के जब वह अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के साथ मिलता है तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है, रौद्र रस की निष्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। देखिए, जहाँ सीधा सा मतलब इसका ये है, जहाँ क्रोध का भाव उत्पन्न हो वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। जहाँ क्रोध का भाव उत्पन्न हो, जहाँ गुस्से का भाव उत्पन्न हो वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। इसमें आप सीधी सी इस तरह से भी आप जान सकते हैं कि अपने किसी प्रियजन का अपमान या स्वयं का अपमान या अपने माता पिता का अपमान या संतान का अपमान या गुरुजन का अपमान या देश का अपमान की बात से, देश के अपमान से उत्पन्न हुआ क्रोध का जो भाव है, इस तरह अपने प्रियजन, अपने माता पिता, गुरुजन आदि के देश के अपमान से उत्पन्न हुआ क्रोध का भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, इसमें अपमान होता है या कोई अनिष्ट कारक कोशिश की जाती है बुरा करने की, या फिर अपने किसी का अपमान, गुरुजन का अपमान, देश का अपमान करने वाले के प्रति क्रोध का भाव इसमें जागृत होता है। क्रोध के भाव जागृत होने के बाद रौद्र रस उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये इसकी सामान्य डेफिनेशन है। अब आप देखिए, आपकी परीक्षाओं में किस तरह से, परीक्षाओं में जो है वो काव्यांश दे दिया जाएगा, कोई पंक्ति दे दी जाएगी और उन पंक्तियों में आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा रस है। तो इस तरह से रौद्र रस आप कैसे पहचानेंगे? मुख्य चीज़ ये है, देखिए, कविताओं में या काव्यांश में या पंक्तियों में, काव्य पंक्तियों में क्रोध का भाव आपको देखने को मिले, उसमें कोई क्रोध शब्द आया हो या रौद्र शब्द आया हो या फिर देशद्रोह की कोई बात हो या अत्याचार की कोई बात हो या शत्रु की कोई बात हो, इस तरह की कोई बात हो, रौद्र रूप उसमें देखने को मिले या गुस्से की स्थिति उसमें पाई जाती हो या किसी चीज़ को तोड़ने, फोड़ने या मारने का भाव हो, तो वहाँ उन पंक्तियों में रौद्र रस होता है। पुनः मैं एक बार फिर बताता हूँ। देखिए, क्रोध का भाव काव्य पंक्तियों में यदि कोई क्रोध के, गुस्से की बात की गई हो, कोई रौद्र रूप आपको उसमें देखने को मिले, क्रोध का भाव देखने को मिले, किसी चीज़ को तोड़ने फोड़ने की बात की गई हो या किसी को मारने की बात की गई हो गुस्से से, या फिर किसी के अपमान पर, मतलब हम जो है किसी के अपमान पर उसमें कोई क्रोधित हो रहा हो काव्य पंक्तियों में, जहाँ मतलब एक ओवरऑल क्रोध की बात की गई हो पंक्तियों में, तो वहाँ रौद्र रस होता है। तो रौद्र रस, देखिए, रौद्र रस के ये कुछ स्थायी भाव
देखिए स्थायी भाव क्रोध होता है, ये तत्व हैं, रौद्र रस के तत्व बोलते हैं इनको। ये स्थायी भाव क्रोध होता है। आश्रय कौन होता है? आश्रय वह होता है जिसके अंदर यह भाव जागृत होगा, तो यानी क्रोध करने वाला व्यक्ति या क्रोधी व्यक्ति आश्रय होगा इसमें, जिसके अंदर क्रोध का भाव जागृत होगा। विषय वह होता है जिसके प्रति या जिसके कारण भाव जागृत होते हैं, तो विषय वो होगा जो शत्रु होगा या कोई अत्याचारी होगा या देशद्रोही होगा या अपमान करने वाला होगा, वह जो क्रोध दिलाने की स्थिति में होता है वह विषय होता है। उद्दीपन जो है, उद्दीपन से मतलब है जो भाव जागृत हुआ है उसको और तेज कर दे और तीव्र कर दे। तो उद्दीपन कौन होता है? उद्दीपन वह होता है जो विपक्षी हो या शत्रु हो या अत्याचारी हो, उसकी अनुचित बातें, जो वह अनुचित बात बोलता है या उसके द्वारा किए गए गलत सलत कार्य या कोई चेतावनी या कोई धमकी या कोई मारने की बात की जाती है विपक्षी के या शत्रु के द्वारा, तो वह सब उद्दीपन में आता है। उद्दीपन जो है वो भाव को तीव्र करते हैं। उसके बाद आते हैं इसमें, देखिए उसके बाद अनुभाव। अनुभाव जो है, अनुभाव का मतलब होता है जो आश्रय है जिसके अंदर क्रोध का भाव जागृत हुआ है, वो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। क्रोध आने के बाद क्या क्या होता है, तो सामान्य सी बात है, क्रोध आने के बाद मुख लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर कांपने लगता है गुस्से से, दांत पीसना उसमें होता है, दांत पीसने लगते हैं गुस्से से। कटु भाषण मतलब कड़वी कड़वी बातें होती हैं, उसको भौहें चढ़ाई जाती हैं, भौहें चढ़ाना इसमें अनुभाव में आएगा। तो अनुभाव में क्या होगा? दांत पीसना, मुख लाल होना, कंपन यानी शरीर का कांपना, कटु भाषण या भौहें चढ़ाना, तो ये सब अनुभाव की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है संचारी भाव। संचारी भाव इसमें जैसे उग्रता है, एकदम से जोश आ जाता है, गर्व है, चपलता माने चंचलता, चपलता भी संचारी भाव है, आवेग है आदि। उग्रता, गर्व, चपलता और आवेग ये संचारी भाव हैं रौद्र रस के। तो इस तरह से हमने रौद्र रस के तत्व और रौद्र रस की परिभाषा पढ़ी। रौद्र रस, आप मुख्य बात बस यही है कि आपको काव्य पंक्तियों में रसों को पहचानना आना चाहिए कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो पंक्तियों में इसमें क्रोध का आपको कोई भाव देखने को मिलेगा, क्रोध शब्द, रौद्र शब्द मिलेगा या क्रोध शब्द कहीं मिलेगा, या कोई गुस्से की बात की गई होगी या किसी को मारने, तोड़ने, मरोड़ने, फोड़ने की बात की जाती है, तो वहाँ जो है वो रौद्र रस उत्पन्न होता है। तो ये रौद्र रस के हमने स्थायी भाव, आश्रय, विषय, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव ये सब पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे।